पूरा हॉल तालियों की गिड़गिड़ाहट से गूंज रहा था। मैं भी खुशी से ताली बजा रही थी कि इतने में तभी मेरा फोन वाइब्रेट हुआ। अंदर शोर बहुत था, इस वजह से कुछ सुनाई नहीं देता। स्क्रीन पर जो नाम चमक रहा था उसे देखते ही मैं तुरंत ही हॉल के बाहर आई और जो खबर मुझे सुनने को मिली मैंने तुरंत वहां से निकलने का सोचा। मैं दौड़कर वापस हॉल के दरवाजे के पास गई, हल्का सा दरवाजा खोला और अंदर झांक कर देखा तो सामने स्टेज पर नजर डाली और मन ही मन सॉरी बोलकर वापस आकर अपनी गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी की स्पीड इस वक्त बहुत तेज थी, लेकिन क्या करूं, अगर मैं वक्त पर नहीं पहुंची तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती। कुछ ही देर में जैसे ही मैं उस जगह पर पहुंची थी तो वहां सामने का नजारा देखकर मेरे गुस्से की कोई सीमा नहीं रही, क्योंकि इस वक्त मेरी आंखों के सामने उन तीनों को, मेरा नाम रिया है। जब मैं अपनी जिंदगी की किताब खोलती हूँ तो मुझे सबसे पहले अपने वे दिन याद आते हैं जब मैं अपने कच्चे आंगन वाले घर में रहती थी। गरीबी हमारी जिंदगी का हिस्सा थी, लेकिन प्यार की कोई कमी नहीं थी। मेरे घर में मेरी माँ, मेरे 2 भाई और मैं रहती थी। हम सब एक दूसरे के आसपास थे, जैसे किसी टूटे सितारे के आसपास बाकी के तारे हों। मेरे भाई दिन रात मेहनत करके पैसा कमा कर लाते थे, लेकिन उनकी सारी मेहनत की हिम्मत मैं ही थी। वो मेरी हर इच्छा को अपनी जिंदगी का मकसद बना लेते थे। मैं इकलौती बहन थी, शायद इसीलिए उनका प्यार मुझ पर ऐसे बरसता था जैसे बारिश के बाद पहली ठंडी हवा। मेरे भाई छोटे मोटे काम करते, कभी मजदूरी तो कभी किसी दुकान पर दिन भर खड़े रहना। उनके कपड़ों से हमेशा पसीने की बू आती थी, लेकिन मेरी नजर में वो एक कुर्बानी की खुशबू थी। शाम ढलते ही जब वो थके हमारे घर लौटते तो उनके हाथों में हमेशा मेरे लिए कुछ न कुछ होता था। कभी मेरा पसंदीदा खाने की चीज, कभी चूड़ियां, कभी रंगीन कॉपियां। मैं शरारत से कहती, आप लोगों ने इतनी मेहनत की फिर भी आप लोग मेरे लिए ये सब क्यों लाते हैं? बड़े भैया मुस्कुराकर कहते, हमारी बहन के नखरे ही तो हमारे लिए खुशी है। मेरी माँ गुस्से में कहती, तुम लोग इसे सिर पर क्यों चढ़ाते हो? ये लड़की है, कल को इसे ससुराल जाना है, अभी से इसकी सही आदतें डालो। लेकिन माँ की बात पर मेरे दोनों भाई मुस्कुरा देते। छोटा भाई अक्सर कहता, माँ हमारी बहन पढ़ लिख कर ऑफिसर बनेगी, तब आप देखना कैसे सब लोग हमें इज्जत से याद करेंगे। मेरे अंदर पढ़ने का जुनून था। मुझे लगता था कि अगर मैं अच्छे से पढ़ लूं तो मेरा और मेरे परिवार की किस्मत बदल जाएगी। जब 10वीं का रिजल्ट आया और मैं अच्छे नंबरों से पास हुई तो मेरी आंखों में खुशी से आंसू आ गए। वो पल मुझे आज भी याद है, जब मैं रिजल्ट कार्ड भाइयों के हाथ में देने लगी। वो मुझे बार बार गले लगाते और कहते, हमारी मेहनत रंग लाई, मेरी बहन ने हमें गर्व से सर उठाने का मौका दिया है। मैंने उस वक्त एक बात कही कि अब मैं कॉलेज में जाना चाहती हूँ। ये बात कहते हुए ही मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई थी। मुझे पता था कि हमारे घर के हालात ऐसे नहीं हैं कि कॉलेज के खर्चे उठाए जा सकें, लेकिन दिल ही दिल में एक सपना था और जुबान से निकलने के बाद वो सपना मेरे भाइयों के सामने हकीकत बन गया। बड़ा भाई देर तक खामोश रहा, उसके चेहरे पर एक सोच की लकीर साफ दिख रही थी। फिर उसने मेरी तरफ देखकर कहा, कॉलेज? हाँ, तुम्हें जरूर जाना चाहिए, लेकिन फीस कैसे देंगे? छोटा भाई तुरंत बोला, भैया अगर हम दोनों मिलकर दिन रात मेहनत करें तो क्यों नहीं दे सकते? रिया हमारी बहन है, हम अपनी खुशियों पर समझौता कर लेंगे, लेकिन उसके सपने पूरे करेंगे। माँ ने ठंडी सांस भरते हुए कहा, तुम लोग अपनी हालत तो देखो, खाने के भी लाले पड़े रहते हैं और तुम लोग इसे कॉलेज भेजने की बातें कर रहे हो। लेकिन दोनों भाई अपनी जिद पर अड़े रहे। बड़ा भाई माँ से कहने लगा, मुझे अपनी बहन पर पूरा भरोसा है। ये वो उम्मीद है जो एक दिन हमारे सारे दुखों को मिटा देगी। ये हमें कभी भी शर्मिंदा नहीं करेगी। उस रात मैंने सुना कि दोनों भाई कमरे के कोने में बैठे हिसाब लगा रहे थे। छोटा भाई कह रहा था, मैं सुबह से शाम तक दुकान पर बैठूंगा, तुम रात को शिफ्ट कर लेना। इस तरह हम दोनों काम तो करेंगे, लेकिन रिया का सपना पूरा हो जाएगा। बड़े भैया ने थकी हुई आवाज में कहा, हाँ, बस यही सोचकर दिल हल्का हो जाता है कि हमारी कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। मैं कमरे के दरवाजे के पीछे खड़ी ये सब सुन रही थी। मेरी आंखों से अचानक आंसू बहने लगे। मैं सोचती थी कि ये दोनों अपनी जिंदगी की ना जाने कितनी खुशियां मेरी खुशियों के लिए कुर्बान कर रहे हैं, लेकिन दिल के किसी कोने से आवाज आती, यही तो असली प्यार है। कुछ दिनों बाद मैं अपने हाथों में कॉलेज का एडमिशन फॉर्म लेकर बैठी थी। वो पल ऐसा लग रहा था जैसे मेरे पैर जमीन पर नहीं है। फीस चुकाई जा चुकी थी। ये वो पैसा था जो मेरे भाइयों ने अपने खून पसीने की कमाई से दिया था। जब मैं फॉर्म पर साइन किया
तो आंखों के सामने भाइयों के चेहरे आ गए। वो दोनों सुकून में दिख रहे थे, जैसे कि उन्होंने अपने जीवन की सबसे बड़ी कामयाबी हासिल कर ली हो। जब मैं कॉलेज जाने के लिए पहली बार तैयार हुई तो माँ की आंखों में फिक्र और भाइयों की आंखों में खुशी थी। छोटा भाई हंसते हुए बोला, देखना, एक दिन लोग कहेंगे ये है वो लड़की जो अपने भाइयों का गर्व है। बड़ा भाई मेरे दुपट्टे को ठीक करते हुए बोला, याद रखना रिया, तुम्हारे कंधों पर सिर्फ तुम्हारा नहीं, हमारा भी बोझ है। हमें कभी भी शर्मिंदा मत करना। मैंने धीरे से कहा, भैया मैं वादा करती हूँ आपका सर कभी नहीं झुकने दूंगी। लेकिन दिल के अंदर कहीं न कहीं एक अनजानी सी बेचैनी थी। ऐसा लग रहा था जैसे आने वाला वक्त किसी नए इम्तिहान में डालने वाला है, जिसका अंदाजा न मुझे है और ना ही मेरे भाइयों को। कॉलेज के गेट पर कदम रखते ही मुझे लगा जैसे मैं किसी दूसरी दुनिया में आ गई हूँ। ये दुनिया मेरे मोहल्ले, छोटे से घर और तंग गलियों से बिल्कुल अलग लग रही थी। यहाँ हर तरफ चमक दिख रही थी। बड़ी बड़ी गाड़ियां गेट के पास ही पार्क की गई थीं। लड़कियां ब्रांडेड पर्स लटकाए घूम रही थीं और लड़के महंगी घड़ियां पहने हंसी मजाक कर रहे थे। उन सब के बीच जब मैं अपने साधारण कपड़ों में खुद को देखने लगी तो मुझे घबराहट सी होने लगी। गेट पर खड़े गार्ड ने मेरा एडमिशन फॉर्म चेक किया और फिर मुझे अंदर जाने दिया। जैसे ही मैं लॉन में पहुंची तो यहाँ पर कुछ ग्रुप की लड़कियों ने मेरी तरफ देखा और बातें करने लगी। उनके होंठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। मैंने नजर झुकाई और तेज कदमों से अपने क्लास की तरफ बढ़ी। पहले दिन हमेशा मुश्किल होता है, लेकिन मेरे लिए और भी ज्यादा मुश्किल था। क्लासरूम में दाखिल होते ही सबकी नजरें मेरी तरफ उठ गईं। एक लड़का अपनी कुर्सी पीछे खींचते हुए बोला, लगता है न्यू स्टूडेंट है। एक और लड़की धीरे से बोली, कितनी साधारण है, लगता है कि जैसे किसी गरीब परिवार से आई है। उनकी बातें मेरे कानों में पड़ रही थीं। मैंने फिर एक कोने में खाली सीट देखी और जाकर बैठ गई। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन मैंने अपने चेहरे पर कोई भी भाव नहीं आने दिया। टीचर क्लास में दाखिल हुए तो सब खामोश हो गए। उन्होंने अपना परिचय दिया और फिर नए स्टूडेंट से उनका इंट्रोडक्शन पूछने लगे। जब मेरी बारी आई तो मैं खड़े होकर बोली, मेरा नाम रिया है। टीचर ने पूछा, तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? मैंने कहा, इंग्लिश और साइंस। टीचर ने खुश होकर कहा, बहुत अच्छा, लगता है तुम मेहनती हो। ये पहला मौका था जब मुझे लगा कि ये जगह शायद मेरे लिए बन सकती है। बाकी लोगों ने भी अपना इंट्रोडक्शन दिया, लेकिन उनका जोर ज्यादातर अपने फैमिली बैकग्राउंड पर ही था। कोई अपने बाप का बड़ा बिजनेस बता रहा था तो कोई अपने विदेश के किस्से। मैं खामोशी से सबको सुनती रही। क्लास के बाद पहला लेक्चर शुरू हुआ। मैंने अपनी नोटबुक खोली और पूरे ध्यान से अपने नोट्स बनाने शुरू कर दिए। सवाल किया, क्या कोई बता सकता है कि ये जो कंडीशन है ऐसा क्यों होता है? पूरा क्लासरूम सर के इस सवाल पर खामोश हो गया। किसी को जवाब नहीं आया। मैंने धीरे से हाथ उठाया। टीचर ने मेरी तरफ देखा। हाँ रिया, मैं सुकून से जवाब देने लगी। मेरी आवाज हल्की थी लेकिन कॉन्फिडेंस से भरी हुई। टीचर ने खुशी से कहा, जबरदस्त, ये जवाब बिल्कुल ठीक है, आप सबको इससे सीखना चाहिए। ये सुनकर बाकी क्लास के चेहरों पर अजीब भाव आ गए। कुछ ने हैरत से मुझे देखा और कुछ के चेहरों पर नाखुशी दिखने लगी। एक लड़की ने अपनी दोस्त के कान में धीरे से कहा, ये लड़की तो काफी इंटेलिजेंट लगती है। दूसरी ने जवाब दिया, देखते हैं आखिर कब तक चलेगी। लंच के दौरान सब लड़के लड़कियां अपना अपना ग्रुप बनाकर इधर उधर बैठ गए। मैंने अपना लंच निकाला और एक कोने में बैठ गई। मुझे एहसास हुआ कि यहाँ मेरे लिए कोई नहीं है। सब अपनी अपनी बातों में व्यस्त थे। मेरे करीब से गुजरती हुई एक लड़की ने तंजिया अंदाज में कहा, कितना बोरिंग खाना है तुम्हारा, हमारे साथ कैंटीन क्यों नहीं आती? मैंने मुस्कुराकर कहा, थैंक यू, लेकिन मुझे यही अच्छा लग रहा है। वह हंसती हुई अपने दोस्त के साथ चली गई। अगले दिन भी मेरे लिए माहौल वही रहा। कोई भी मुझे किसी तरह की खास बात नहीं करता, लेकिन मुझे इसकी परवाह नहीं थी। मैं जानती थी कि मेरा मकसद यहाँ दोस्ती नहीं है बल्कि पढ़ाई है। मैं क्लास में सबसे पहले पहुंचती और आखिरी पलों तक अपने नोट्स को पूरा करती रहती। कुछ लोग मेरे इस व्यवहार को मेरा घमंड समझने लगे, लेकिन असल में ये मेरी झिझक थी। एक दिन फिजिक्स के लेक्चर में टीचर ने मुझे बोर्ड पर बुला लिया। सवाल मुश्किल था और पूरी क्लास सांस रोककर देख रही थी। मैंने कुछ लम्हे सोचा और फिर पूरा हल किया। टीचर ने तालियां बजाकर कहा, बहुत खूब, यही तो असली मेहनत है। इसके बाद पहली बार कुछ स्टूडेंट्स ने मेरी थोड़ी बहुत तारीफ की। एक लड़के ने कहा, वाह तुम तो बहुत होशियार हो, लेकिन उसके लहजे में जलन ज्यादा और तारीफ कम थी।
क्लास के बाद लैब में लाइब्रेरी गई। वहां किताबों की खुशबू दिल को सुकून देती थी। मैंने खुद से कहा, यही मेरी दुनिया है, किताबें, नोट्स और सपने। मैंने फैसला किया कि दूसरों की परवाह किए बगैर मुझे बस अपनी मेहनत जारी रखनी है। कुछ दिनों के बाद एक और वाकया हुआ। इंग्लिश के प्रोफेसर ने एक टॉपिक पर लिखने के लिए कहा। सबने अपने अपने टॉपिक पर लिखा। जब प्रोफेसर ने मेरा आर्टिकल पढ़ा तो वो रख कर बोले, ये आर्टिकल बहुत बेहतरीन है। फिर उन्होंने पूरी क्लास के सामने कहा, आप सबको रिया की तरह फोकस्ड होना चाहिए। ये पल मेरे लिए खुशी वाला था, लेकिन साथ ही मेरे दिल में एक अजीब सा डर भी जागा। क्या बाकी सब इस तारीफ को बर्दाश्त कर पाएंगे? क्लास खत्म हुई तो मैंने अपना बैग समेटा और निकलने लगी। तभी पीछे से आवाज आई, तुम इतनी खामोश क्यों रहती हो? कभी हमारे साथ बात क्यों नहीं करती? मैंने पलट कर देखा। ये एक लड़की थी जो बाकियों से थोड़ी अलग लग रही थी। मैंने नरमी से कहा, मेरा दिल पढ़ाई में ज्यादा लगता है। वो मुस्कुराकर बोली, शायद यही वजह है कि टीचर हमेशा तुम्हारी सराहना करते हैं। मैं हल्की सी मुस्कुरा दी और चल दी। घर जाते वक्त मैं यही सोचती रही कि शायद ये नई दुनिया मेरे लिए आसान नहीं, लेकिन शायद मेरा रास्ता किताबों के बीच से ही निकलेगा। भाइयों के चेहरे याद आते और उनकी मेहनत मुझे और हिम्मत देती। लेकिन दिल के कोने में एक सवाल अभी भी था कि क्या यहाँ सब लोग मुझे कभी अपनाएंगे? क्या हमेशा मैं एक कोने की कुर्सी पर ही बैठी रहूंगी? कॉलेज में कुछ हफ्ते गुजर गए थे। मैं अभी भी वही खामोश लड़की थी जो कोने में बैठकर बस अपने नोट्स बनाती और बाकी सब की बातों से खुद को दूर रखती थी। लाइब्रेरी मेरे दिल का सबसे पसंदीदा हिस्सा था। वहीं बैठकर मुझे ऐसा लगता जैसे दुनिया का शोर मेरे कानों तक पहुंच ही नहीं सकता। एक दिन मैंने अपना असाइनमेंट पूरा करने के लिए किताब खोली ही थी कि अचानक किसी ने पास आकर मुझे पुकारा। मैं चौंक कर उठी तो मेरे सामने एक लड़का खड़ा था। चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट और आंखों में अजीब सी चमक। उसने धीरे से कहा, मुझे थोड़ी सी आपकी मदद चाहिए। मैंने हैरत से देखा। मैंने उससे कहा कि आपको किस चीज में मदद चाहिए? वो तुरंत अपनी कॉपी आगे बढ़ाते हुए कहने लगा, ये सवाल समझ में नहीं आ रहा है। अगर आप मुझे समझा दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा, क्योंकि मैं आज तक कभी भी कॉलेज में किसी भी लड़के से इतना खुलकर बात नहीं की थी। मैंने उसकी कॉपी ली और सवाल पर नजर डाली। ये वही सवाल था जो मैंने पिछली बार हल किया था। मैंने थोड़ा सोचकर जवाब लिख दिया। वो ध्यान से सुनता रहा और फिर मुस्कुराकर बोला, वाह, आपने तो बड़ी ही आसानी से समझा दिया। मेरा काफी वक्त बच गया। थैंक यू। मैंने बस इतना कहा, कोई बात नहीं, और फिर दोबारा अपनी किताब को पढ़ने लगी। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। अगले ही दिन वो दोबारा लाइब्रेरी आया। इस बार उसने कहा, कल वाली बात याद है? आपने जो समझाया था उसकी वजह से टीचर ने मेरी क्लास में तारीफ की। सोचा आपको एक बार फिर से थैंक यू बोल दूं। मैं फॉर्मेलिटी भरी मुस्कुराहट देते हुए बोली, अच्छा है, पढ़ाई में मेहनत करिए। फिर ये तो रोज का हो गया, कभी असाइनमेंट का बहाना तो कभी किसी लेक्चर का बहाना। वो हर दिन मेरे पास आ जाता और कोई ना कोई बात जरूर करता। कभी पूछता, ये नोट्स आपने कहाँ से बनाया? कभी कहता, आप किताबें बहुत दिलचस्पी से पढ़ती हैं, मुझे भी कुछ सजेशन दीजिए। शुरू में मुझे झुंझलाहट होने लगी। मैं सोचती थी कि ये बार बार मेरे पास क्यों आता है? क्या सच में इसे इतनी मदद की जरूरत है या ये बहाना है? दिल कहता था कि ये सब सिर्फ इत्तेफाक नहीं है। एक दिन तो उसने सीधा कहा, आप इतनी खामोश क्यों रहती हैं? सबसे अलग अलग। मैंने जवाब दिया, मुझे अपनी पढ़ाई से मतलब है, बाकी चीजों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। वो हंसकर कहने लगा, आप बड़ी गंभीर हैं, लेकिन अच्छा है, ऐसी लड़कियां कम ही मिलती हैं जो सिर्फ अपनी मंजिल पर ध्यान दें। उसके लहजे में मजाक भी था और तारीफ भी थी। वक्त गुजरता गया और मैं महसूस करने लगी कि वो जब भी मेरे करीब नहीं आता तो मुझे अजीब सा खालीपन लगता। मैं खुद को डांटती, रिया, तुम्हें क्या हो रहा है? तुम हमेशा कहती थी कि लड़कों से दूर रहना चाहिए, फिर क्यों तुम्हें ऐसा लग रहा है? एक दिन मैं कैंटीन के बाहर खड़ी अपनी बोतल से पानी पी रही थी कि अचानक वो सामने आया। हल्के से मुस्कुराहट के साथ बोला, मैंने सोचा आपको एक बात बताऊं। आपके नोट्स की फोटोकॉपी तकरीबन पूरी क्लास इस्तेमाल कर रही है। मैं हैरान होकर बोली, क्या? वो हंसते हुए कहने लगा, हाँ, आपको पता भी नहीं चला और सब आपके नोट्स पर भरोसा कर रहे हैं। मेरे मुंह से एकदम से निकला, फिर इस बात पर तो मुझे बहुत गर्व होना चाहिए। वो संजीदगी से बोला, बिल्कुल होना चाहिए, आप बाकी सबसे अलग हैं। मेरा दिल फिर से उलझ गया। मैंने सोचा कि उसकी बात नजरअंदाज करूं,
लेकिन वो अब मेरी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनता जा रहा था। क्लास में भी अक्सर मेरा साथ देता, कभी मेरे पीछे बैठता तो कभी नोट्स उधार मांगता, कभी आगे जाकर सवाल पूछ लेता। कई बार ऐसा हुआ कि मैं क्लासरूम में बैठी होती और अचानक मेरी नजर उसकी तरफ घूम जाती तो वो मेरी तरफ ही देख रहा होता और फिर हल्के से मुस्कुरा देता। मैं तुरंत नजर झुका लेती। दिल कहता था कि ये ठीक नहीं है, ये सब गलत है, लेकिन साथ ही एक अनजानी कशिश मुझे खींचने लगी। अमर की मौजूदगी मेरे लिए अब अजनबी नहीं रही थी। शुरू शुरू में उसका बार बार आना मुझे खटकता था, लेकिन दिन गुजरते गए और ये सब जैसे ठीक लगने लगा। क्लास में कोई सवाल होता तो वो मुझसे बात करता, कैंटीन में खड़ा होता तो मेरा रास्ता रोक लेता और लाइब्रेरी में तो अक्सर मेरे पास ही बैठने की जगह ढूंढता। मैंने कई बार सोचा कि साफ मना कर दूं, लेकिन न जाने क्यों होंठ खुलते ही नहीं थे। एक दिन फिजिक्स की क्लास के बाद हम बाहर निकल रहे थे। अमर ने बैग पकड़कर कहा, ये बहुत भारी लग रहा है, मैं उठा लेता हूँ। मैंने कहा, नहीं, जरूरत नहीं है, मैं खुद उठा सकती हूँ। वो मुस्कुराकर बोला, मैं मदद की बात कर रहा हूँ। ये बात पर मैं चुप हो गई। दिल की धड़कन एक लम्हे के लिए तेज हुई, मगर मैंने नजर दूसरी तरफ मोड़ ली। उसी दिन शाम को लाइब्रेरी में एक और बात हुई। मैंने रेफरेंस बुक देख रही थी कि अचानक अमर आ गया। उसने धीरे से कहा, आप इतनी मेहनत करती हैं, कभी थकती नहीं हैं? मैंने हल्की मुस्कुराहट दी। कामयाबी मेहनत के बिना नहीं मिलती। वो ध्यान से मुझे देखता रहा, जैसे मेरे जवाब में कोई और मतलब तलाश कर रहा हो। फिर कहने लगा, आपकी बातों में अजीब सा असर है, सुनकर दिल को सुकून मिलता है। मैंने फौरन बात बदल दी, ये किताब लो, इसमें तुम्हें वो सवाल मिल जाएगा जो कल के असाइनमेंट के लिए जरूरी है। वो किताब लेते हुए बोला, थैंक यू, लेकिन मुझे किताब से ज्यादा आपकी गाइडेंस की जरूरत है। ये बातें मेरे अंदर एक अजीब सी चीज पैदा कर रही थी। मैं सोच रही थी कि ये सब क्यों हो रहा है। कई बार रात को पढ़ाई के दौरान अमर की बातें दिमाग में घूमती और मैं किताब बंद कर देती, खुद को समझाती कि ये सब वक्त के साथ है। रिया, तुम्हें अपनी मंजिल को याद रखना है। लेकिन दिल के किसी कोने में नरम सा एहसास जन्म ले चुका था। कॉलेज में एनुअल फंक्शन का कंपटीशन होगा, मुझे भी हिस्सा लेना था। मैं स्टेज पर गई और अपना आर्टिकल पढ़ा तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। लेकिन मैं तो बस एक ही चेहरा ढूंढ रही थी। वो अमर था, जो पहली लाइन में बैठा था और इतनी शिद्दत के साथ तालियां बजा रहा था जैसे कि दुनिया की सबसे बड़ी कामयाबी मिल गई हो। मेरे दिल में अजीब सा सुकून था। मुकाबले के बाद सब लोग मुझे बधाई दे रहे थे। अमर पास आकर बोला, मैं जानता था कि तुम जीत जाओगी, तुम तो सबसे अलग हो। उसकी आंखों में वो यकीन था जो शायद मैंने कभी अपने भाइयों के सिवा किसी और की आंखों में नहीं देखा था। कुछ दिनों के बाद लाइब्रेरी में खामोशी थी, वहां ज्यादा लोग नहीं थे। मैं एक मोटी सी किताब में खोई थी जब अमर मेरे सामने आकर बैठा। कुछ पल वो खामोश रहा, फिर धीरे से बोला, रिया, मुझे एक बात कहनी है। मैंने चौंक कर सर उठाया और सवालिया नजरों से उसे देखा। वो एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर कहने लगा, मैंने बहुत सोचा है, लेकिन अब और नहीं रह सकता। तुम मेरे दिल के बहुत करीब आ गई हो। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, बल्कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। इस बात ने जैसे मेरे वजूद को हिला दिया था। मैं कोशिश कर रही थी, लेकिन फिर भी मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई। ऐसा लगा जैसे सब लोग सुन लेंगे। मैंने नजरें झुकाए रही। अमर फिर से बोला, कुछ तो कहो, खामोश क्यों हो? मैंने धीरे से कहा, मैं नहीं जानती कि क्या जवाब दूं। वो बेचैन होकर बोला, क्या मेरे प्यार पर तुम्हें भरोसा नहीं है? तुम्हें गलत लगता है? मैंने जवाब नहीं दिया और खामोशी ही मेरा सहारा बन गई। लेकिन दिल के अंदर जैसे एक तूफान उठा। मैं खुद को समझाने लगी कि ये सब ठीक नहीं है, ये मेरे सपने और भाइयों की कुर्बानियों के खिलाफ है। लेकिन दूसरी तरफ एक नरम सी आवाज लगातार कह रही थी, यही वो एहसास है जिसे प्यार कहते हैं। अमर मेरे जवाब का इंतजार करता रहा, फिर धीरे से बोला, तुम्हारे हाँ या ना कहने से ज्यादा मेरे लिए ये जरूरी है कि तुम ये जान लो कि मैं तुम्हें दिल की गहराइयों से चाहता हूँ। ये कहकर वो उठा और चला गया। मैं वहीं बैठी रह गई। किताब खुली थी, लेकिन शब्द धुंधले हो गए। मैंने आंखें बंद की तो अमर की बात बार बार सुनाई देने लगी। दिल ने पहली बार मान लिया था कि मैं भी उसके लिए कुछ महसूस करती हूँ। जुबान ने इनकार किया, लेकिन दिल की खामोशी ने उस लम्हे सब कुछ कह दिया। लाइब्रेरी में इस मोहब्बत का इजहार के बाद कई दिन गुजर गए, लेकिन मैं अब तक उसे कोई जवाब नहीं दे पाई थी। एक सुबह जब मैं कॉलेज पहुंची तो माहौल कुछ अलग था। आमतौर पर अमर सबसे पहले क्लास में आता था,
लेकिन आज उसकी सीट खाली थी। मैंने सोचा कि शायद वो देर से आएगा, लेकिन सारा दिन वो दिखा ही नहीं। शाम को भी वो नजर नहीं आया। अगले दिन भी यही हालत थी। दिल में अजीब सी बेचैनी आई। मैंने खुद को डांटा, तुम्हें क्या जरूरत है उसकी फिक्र करने की, लेकिन दिल कह रहा था कि कुछ गलत है। तीसरे दिन मैं लाइब्रेरी में बैठी नोट्स बना रही थी कि अचानक अमर का एक दोस्त मेरे पास आया। उसने धीरे से कहा, तुम्हें पता है अमर की तबीयत बहुत खराब है। वो पिछले 3 दिन से कॉलेज नहीं आ रहा है। मेरे हाथों से पेन छूट गया। मैंने हकलाते हुए पूछा, क्या हुआ है उसे? दोस्त ने कंधे उचकाते हुए कहा, कुछ बुखार है, लेकिन वो बस तुम्हें याद कर रहा था। कह रहा था कि अगर रिया से बात नहीं हुई तो शायद मैं ठीक नहीं होऊंगा। मेरे कानों में जैसे घंटियां बजने लगीं। इस शाम मैंने वो नंबर निकाला जो अमर ने कुछ दिन पहले मुझे दिया था, लेकिन मैंने कभी भी इस्तेमाल नहीं किया था। कुछ लम्हों तक हाथ कांपते रहे, फिर मैंने हिम्मत करके उसका नंबर मिलाया। फोन बजते ही दूसरी तरफ से अमर की कमजोर सी आवाज सुनाई दी। हेलो, मैंने हिचकिचाते हुए बोला। अमर, वो तुरंत बोला, रिया, आखिर तुमने मुझे फोन किया। मुझे तो भरोसा ही नहीं हो रहा। मैंने पूछा, तुम्हारी तबीयत कैसी है? उसने टूटी हुई आवाज में कहा, बहुत बुरी हालत है। डॉक्टर कह रहे हैं आराम करो, लेकिन दिल को सुकून नहीं मिल रहा है। तुमसे बात किए बिना सब कुछ अधूरा लग रहा है। मैं कुछ देर के लिए खामोश रही, फिर धीरे से कहा, तुम्हें आराम करना चाहिए, ज्यादा बात मत करो। अमर की आवाज भर गई। अगर तुमने मेरे प्यार को नजरअंदाज किया तो मैं शायद जिंदा ना रह सकूं। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुम मेरे लिए कितनी खास हो। इस बात ने मेरा दिल दहला दिया। मैं आंखों के सामने एक लम्हे के लिए भाइयों के चेहरे आए, लेकिन अगले ही पल अमर की वो कमजोर आवाज कानों में गूंज गई। मैंने कहा, ऐसी बातें मत करो, तुम्हें अपनी सेहत की फिक्र करनी चाहिए। अमर रोनी सी आवाज में बोला, मैं तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं हूँ। अगर तुमने हाँ नहीं की तो ये बीमारी मुझे खत्म कर देगी। फोन के दूसरी तरफ उसके रोने की हल्की आवाज आ रही थी। मेरा दिल जैसे पिघल गया। उस रात मैंने किताब खोली, लेकिन कुछ समझ नहीं आया। अमर की बातें बार बार दिमाग में घूमती रहीं। मैं जिंदा नहीं रह सकूंगा रिया, मैंने कई बार खुद से कहा। ये सब सिर्फ बहाना है, तुम्हें नहीं समझना चाहिए। लेकिन दिल कहता, अगर वो सच में तुमसे प्यार करता है तो। अगले दिन मैं कॉलेज का रुख किया। जैसे ही कॉलेज में पहुंची तो अमर वहां मौजूद था, लेकिन उसका चेहरा सफेद था, आंखों के आसपास काले घेरे थे। वो सच में बीमार लग रहा था। उसे ऐसे देखकर मेरे कदम रुक गए। मैंने पहली बार महसूस किया कि मेरा दिल उसकी हालत से दुखी हो रहा है। क्लास खत्म हुई तो मैं धीरे से उसके पास गई। वो मुझे देखकर मुस्कुराया। तुम आई हो, यही मेरे लिए सबसे बड़ी दवा है। मैंने गंभीरता से कहा, तुम्हें डॉक्टर की बात माननी चाहिए, आराम करो। वो नरम लहजे में बोला, डॉक्टर क्या जाने कि मेरी दवा तुम हो। ये सुनते ही मेरी खामोशी टूट गई। मैं नजर झुकाकर धीरे से बोली, अमर, मैं भी तुम्हारे लिए कुछ महसूस करती हूँ। शायद ये वही है जिसे प्यार कहते हैं। अमर के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। वो अचानक से बोला, क्या तुम सच कह रही हो? मैंने पहली बार हल्की मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, हाँ, मुझे यकीन है कि अमर मेरी जिंदगी है। उस पल मुझे ऐसा लगा कि जैसे बरसों की जीत एक पल में खत्म हो गई है। दिल के अंदर वो आवाज गूंज रही थी जैसे मैंने इतने दिन तक दबाया था। मैं जानती थी कि ये फैसला आसान नहीं है, लेकिन उस वक्त अमर की कमजोर आवाज, उसकी बीमार हालत और उसकी फिक्र मेरे लिए सबसे बड़ी हकीकत बन गई थी। प्यार का इकरार हो जाने के बाद अमर का रवैया और बदल गया। अब वो सिर्फ बातों तक सीमित नहीं था। कभी वो मेरा रास्ता रोककर छोटा सा गिफ्ट मेरे हाथ में पकड़ा देता, तो कभी किताबों के बीच में कोई खूबसूरत फूल रख देता। एक दिन जब मैंने नोटबुक खोली तो उसमें एक प्यारा सा परफ्यूम था। मैंने घबराकर तुरंत उसे बैग में छुपा लिया। दिल कहता था कि ये चीजें कीमती हैं, मेरा इनसे कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन अमर का कहना था कि तुम कीमती हो, ये सब कुछ तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। घर जाकर वो गिफ्ट्स मेरे दिल पर बोझ बन जाते थे। मैं सोचती थी कि मेरे भाई दिन रात मेहनत करके, पसीना बहाकर मेरे लिए कॉलेज की फीस, किताबें और सारे खर्चे पूरे कर रहे हैं, और मैं उनसे छुपकर अमर के दिए हुए गिफ्ट रख रही हूँ। एक बार मैंने अमर को साफ कहा, मुझे तोहफे मत दिया करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। वो जिद के लहजे में बोला, ये तोहफे नहीं है, मेरे दिल की खुशबू है, तुम्हें तो इन्हें लेना ही होगा। मैं कुछ कह न सकी। दिल में दुख भी था और अजीब सा सुकून भी। ये दो ऐसे एहसास थे जो अलग थे लेकिन दोनों साथ थे। एक दिन अमर ने खुशी से कहा, अगले हफ्ते मेरा बर्थडे है, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ वो दिन गुजारो, ये मेरे लिए सबसे खास गिफ्ट होगा। मैं चौंक गई। मैंने तुरंत मना किया,
ये मुमकिन नहीं है। अगर मैं लेट हो गई तो मम्मी नाराज हो जाएंगी और भाइयों को भी शक होगा। अमर का चेहरा उतर गया। वो कहने लगा, तुम्हें मेरे प्यार पर भरोसा नहीं है क्या? मैं इतनी सी भी ख्वाहिश नहीं कर सकता? मैं खामोश हो गई। वो मेरे पास आकर बोला, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि मेरे लिए ये दिन कितना खास है। अगर तुम नहीं आई तो मैं यही समझूंगा कि तुमने मेरी मोहब्बत को कभी गंभीरता से लिया ही नहीं। मेरे दिल में तूफान उठने लगा। एक तरफ भाइयों की कुर्बानियां, उनका प्यार जो बरसों से मेरा सहारा था, दूसरी तरफ अमर की जिद और उसका यकीन था जिसने मेरे दिल को जकड़ रखा था। कई रातें मैंने जाग कर गुजारी, सोचती रही कि किसको अहमियत दूं। आखिरकार मैंने खुद को समझाया कि सिर्फ एक दिन ही है, अगर इससे अमर खुश हो जाए तो क्या बुरा है। अमर के बर्थडे वाले दिन मैंने जागते हुए उसकी बात मान ली। उसने खुश होकर कहा, मैं तुम्हें लेने आऊंगा, तुम बस तैयार रहना। मेरा दिल धड़क रहा था, लेकिन मैंने हाँ कर दी। शाम को जब मैं उसकी गाड़ी में बैठी तो अजीब सा एहसास था। गाड़ी के शीशे के बाहर सड़कें भाग रही थीं और अंदर मेरा दिल घबरा रहा था। अमर बार बार कह रहा था, आज मेरी सबसे बड़ी खुशी पूरी हुई है, तुम मेरे साथ हो। मैं खिड़की से बाहर देखने लगी ताकि मेरी आंखों की बेचैनी वो पढ़ न सके। एक लम्हे को दिल में सवाल उठा। मैंने खुद से पूछा, क्या मैं ये सही कर रही हूँ? क्या ये सब कुछ इस मोहब्बत के लायक है जिसे मैं अभी जानने लगी हूँ? लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। रात गए जब मैं घर पहुंची तो भाइयों के चेहरे मेरी आंखों के सामने थे। वह हमेशा मेरे भविष्य को संवारने की बात करते, मुझे मेहनत की सलाह देते, और मैंने पहली बार उनके भरोसे के आगे कुछ छुपा लिया था। कमरे में बैठे बैठे मेरे दिल ने धीरे से कहा, बरसों की मोहब्बत कुछ दिनों की मोहब्बत के सामने हार गई। ये बात मेरे अंदर गूंज रही थी। अमर के बर्थडे के बाद मेरे दिल में अजीब सी बेचैनी बढ़ती गई। मैंने सोचा था कि सब खत्म कर दूंगी, लेकिन अमर के शब्द और उसकी जिद ने मुझे फिर बांध लिया। एक दिन वो बहुत खुशी से मेरे पास आया और कहने लगा, आज की रात बहुत खास है। मैंने अपने करीबी दोस्तों को पार्टी में बुलाया है, तुम्हें भी मेरे साथ चलना होगा। हम एक होटल में छोटा सा फंक्शन करेंगे। मैंने डरते हुए कहा, मैं घर देर से नहीं जा सकती, ये सब मेरे लिए आसान नहीं है। अमर तुरंत बोला, बस कुछ घंटे की ही बात है, तुम्हें मेरी बात माननी ही होगी। शाम को वो मुझे लेने आया। गाड़ी में बैठते ही मैंने पूछा, फंक्शन कहाँ पर है? उसने मुस्कुराकर कहा, एक होटल में, जहाँ मेरे दोस्त इंतजार कर रहे हैं। मैंने तसल्ली की सांस ली, लेकिन कुछ ही देर में गाड़ी एक अलग रास्ते पर मुड़ गई। मैंने चौंक कर कहा, यह होटल का रास्ता नहीं है अमर। धीरे से वो बोलने लगा, बस पास ही है, घबराओ नहीं। कुछ मिनट बाद गाड़ी एक बड़ी इमारत के सामने रुकी। ये एक बड़े से फ्लैट की बिल्डिंग थी। मैंने कहा, यहाँ? ये तुमने तो होटल का कहा था। वो मुस्कुराकर बोला, हाँ, लेकिन मैंने प्लान बदल दिया है, दोस्तों को नहीं बुलाया है। मैं चाहता था कि आज की शाम सिर्फ हमारी हो। मेरे दिल में हलचल मची। मैंने तुरंत कहा, अमर, ये ठीक नहीं है, मैं वापस जाना चाहती हूँ। वो मेरे पास आकर बोला, तुम मुझ पर भरोसा नहीं करती? ये जगह सिर्फ मेरी है। मैं चाहता हूँ कि अपनी जिंदगी के सबसे खास दिन पर तुम्हें दिखाऊं कि तुम मेरे लिए कितनी जरूरी हो। मैं खामोश हो गई। दिल ने कहा कि वापस मत जाओ, लेकिन कदम जैसे रुक गए। वो मुझे ऊपर लेकर गया। फ्लैट में दाखिल होते ही सब कुछ कीमती लग रहा था। बड़ी बड़ी तस्वीरें और महंगा फर्नीचर। कमरा जैसे वो बार बार इशारे से दिखा रहा था। और वो हंसते हुए बोला, ये सब मेरा है और एक दिन ये सब तुम्हारा भी होगा। लेकिन आज मुझे तुमसे सबसे कीमती तोहफा चाहिए। मैंने चौंक कर पूछा, क्या मतलब है? वो गंभीर होकर बोला, मैं चाहता हूँ कि तुम आज मुझे अपना मानो और मुझे ये यकीन दिलाओ कि तुम सिर्फ मेरी हो। मेरे कदम कांप गए। मैंने नजर झुका ली और कहा, अमर, ये सब शादी के बाद ही होना चाहिए। वो एकदम हंसने लगा, कहने लगा, शादी? तुम्हारे दिल में शक है? मैं तो अभी से तुम्हें अपनी पत्नी मानता हूँ। अगर वाकई में मुझसे प्यार करती हो तो मेरी बात का मान नहीं करोगी? मेरे दिल में कई सारे ख्याल आने लगे। भाई की कुर्बानी, माँ की नसीहत और मेरा अपना सपना सब आंखों के सामने तैरने लगे। लेकिन फिर अमर की आंखों में अजीब सा दबाव था। वो बार बार कह रहा था, अगर प्यार करती हो तो आज साबित करो। मैंने कांपते हुए कहा, ये सही नहीं है। वो मेरे पास आकर बोला, यही सच है, तुम मेरी हो और मैं चाहता हूँ कि तुम आज खुद को मुझे सौंप दो। मैं अंदर से टूट रही थी, एक तरफ डर और दूसरी तरफ प्यार का जादू। अमर के शब्द मेरे कानों में गूंज रहे थे। आखिरकार मेरी खामोशी ही मेरी रजामंदी बन गई। मैंने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन मेरा झुक जाना ही उसके लिए काफी था। उस रात के बाद मेरे अंदर एक ऐसी खामोशी उतर गई थी जो शब्दों में बयां नहीं की जा सकती।
जब मैं घर पहुंची तो दरवाजे पर भैया मेरा इंतजार कर रहे थे। छोटा भाई तुरंत बोला, तुम कहाँ रह गई थी? हम कब से तुम्हारी फिक्र कर रहे थे। मैंने नजर झुका ली और बस इतना कहा, कॉलेज का काम ज्यादा हो गया था। वो सुकून में नहीं आया, लेकिन चुप हो गया। बड़ा भाई मुझे ध्यान से देखता रहा, लेकिन मैं उसकी आंखों से नजर नहीं मिला सकी। कमरे में आकर मैंने वो सारे गिफ्ट, वो सब चीजें बैग से निकाली और एक कपड़े में लपेट कर छुपा दी। दिल चाह रहा था कि सब फेंक दूं, लेकिन फिर अमर की आवाज कानों में गूंज रही थी, ये सब कुछ तुम्हारे लिए है। मैं बहुत दिनों के बाद सुकून के साथ सोई थी। अगली सुबह जब कॉलेज जाने के लिए मैं तैयार हुई तो दिल में एक अजीब सा सुकून था। मैंने सोचा कि अमर जल्दी ही रिश्ता भेजेगा, उसने वादा किया था, और यही ख्याल मुझे सहारा देता रहा। कॉलेज के रास्ते में हर कदम पर उम्मीद थी कि आज वो मुझे देखकर कहेगा कि मैंने सबको मना लिया है, अब हम हमेशा के लिए एक साथ होंगे। लेकिन सच्चाई कुछ और थी। जैसे ही मैं क्लास में गई, अमर अपनी सीट पर बैठा था, मगर उसके चेहरे पर वो मुस्कुराहट नहीं थी जिसकी मुझे आदत हो गई थी। मैं हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उसे देखती रही, लेकिन उसने मुंह फेर लिया। दिल धड़कने लगा। क्लास के बाद मैं उसके पास गई और धीरे से बोली, अमर क्या बात है, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे? वो बड़े ही ठंडे लहजे में बोला, मेरे पास तुम्हारे लिए वक्त नहीं है। मैं चौंक गई। मैंने कहा, क्या मतलब? तुम तो कहते थे। उसने मेरी बात काट दी। वो सब बस एक वक्त की बात थी। मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। मैं कांपती आवाज में बोली, लेकिन अमर तुमने कहा था कि रिश्ता भेजोगे, तुमने वादा किया था। वो जोर से हंसने लगा। क्या तुम सच में इतनी भोली हो? तुम जैसी लड़की से कोई रिश्ता करता है? जो लड़की बिना शादी के खुद को किसी के हवाले कर दे, उसकी इज्जत क्या होती है? उसके शब्द मेरे दिल में खंजर की तरह उतरते गए। मैंने रोते हुए कहा, अमर ये सब तुम्हारी जिद पर हुआ था। तुमने कहा था कि तुम मुझे अपनी मानते हो। वो तिरस्कार भरी मुस्कुराहट के साथ बोला, ये सब बहाने बहुत बेकार हैं। मैं इज्जतदार खानदान से रिश्ता रखता हूँ। अपनी शादी के लिए एक वैसे ही इज्जत वाली लड़की को लेकर आऊंगा। तुम्हें समझना चाहिए था। मेरी आंखों के सामने सब कुछ अंधेरे में डूब गया। मैंने कदम पीछे हटा लिए और बस इतना कहा, तुम ऐसा नहीं कर सकते। वो बड़ी बेरहमी से बोला, हो चुका है अब ये सब कुछ, मेरे रास्ते में मत आना। कॉलेज के रास्ते में खड़े लोग हमारी बातचीत के कुछ हिस्सों को सुन रहे थे और उनकी आपस की बातें भी हमारे कानों में पहुंच रही थीं। कोई कह रहा था लड़की धोखा खा गई, तो कोई हंस रहा था। हमें तो पहले ही शक था। मैंने अपने बैग उठाकर तेजी से वहां से निकल आई। कैंटीन के पास से गुजरते हुए मैंने अपनी आंखों के आंसू रोकने की कोशिश की, लेकिन फिर बेकाबू होकर वो बहने लगे। लाइब्रेरी के कोने में जाकर मैं बैठ गई और अपना चेहरा किताबों के पीछे छुपा लिया। वो पल मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सदमा था। एक तरफ वो भाई थे जिन्होंने अपनी खुशियां कुर्बान करके मुझे पढ़ाई करवाई, और दूसरी तरफ मैं थी जो एक अजनबी के मीठे बातों में सब कुछ गवा बैठी। उस दिन शाम को जब घर लौटी तो भाइयों ने पूछा, आज तुम्हारी तबीयत कैसी है? तुम बहुत खामोश लग रही हो। मैंने बस हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, मुझे थकान है। लेकिन मैं अंदर से जानती थी कि मैं टूट चुकी हूँ। कॉलेज के रास्ते में अमर के शब्दों ने जैसे मेरा सब कुछ निचोड़ दिया था, लेकिन दिल अभी भी मानने को तैयार नहीं था। कई दिन मैं रोती रही, कभी क्लास के कोने में तो कभी घर के कमरे में, चुपचाप आंखें भिगो लेती। मैं खुद को समझाती कि शायद वो नाराज है, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन दिल को यकीन दिलाने की ये कोशिश बेकार थी। एक दिन मैंने फैसला कर लिया कि अमर से अब आखिरी बार बात जरूर करूंगी। मैं उस कैंटीन के पास अकेला देख हिम्मत इकट्ठा की और धीरे से कहा, अमर मुझे एक बार तो सीधे तरीके से बात करो। अगर तुमने दिल से कुछ कहा था तो फिर यूं अचानक सब कुछ क्यों बदल गया? उसने एक नफरत भरी नजर डाली और बोला, तुम अभी भी यही सोचती हो कि मैं तुम्हें सीरियसली ले रहा था? अरे ये सब तो खेल था और तुम उस खेल में हार गई, और अब तो मेरी नजरों से दूर रहो। मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। मैंने कांपती हुई आवाज में कहा, अमर ऐसा मत कहो, मैंने तुम पर भरोसा किया था, सब कुछ तुम्हारे हवाले कर दिया। वो हंसते हुए बोला, इसीलिए तो कह रहा हूँ तुम अक्लमंद नहीं। जो लड़की खुद को इतनी आसानी से किसी को दे दे वो किसी लायक नहीं रहती। ये आखिरी धक्का था। मैं जमीन पर बैठ गई। लोग देखते रहे, लेकिन मैंने परवाह नहीं की। अमर बिना पलटे वहां से चला गया और मैं आंसुओं में डूब गई। उसके बाद मैंने कॉलेज जाना छोड़ दिया। हर सुबह जब भाई मुझे तैयार नहीं देखते तो पूछते, आज तुम लेट क्यों कर रही हो? तो मैं झूठ बोल देती, कॉलेज में छुट्टी है। कुछ दिन के लिए उन्होंने भरोसा किया, लेकिन फिर उन्हें शक होने लगा। एक दिन मम्मी ने कमरे में आकर कहा, रिया
तुम इतनी चुपचाप क्यों रहती हो? कुछ परेशानी है? मैंने नजर झुकाकर कहा, नहीं मम्मी, बस पढ़ाई का दबाव है। मम्मी ने मेरे सर पर हाथ फेरा, लेकिन उनकी आंखों में फिक्र साफ दिख रही थी। बड़े भाई ने शाम को कहा, हम देख रहे हैं कि तुम बदली बदली हो गई हो, क्या कॉलेज में कोई दिक्कत है? मैंने हल्की मुस्कुराहट से कहा, नहीं भैया, सब ठीक है। दिल से चीख रहा था कि सब कुछ बता दो, लेकिन जुबान पर ताला लगा था। वक्त गुजरता गया और मेरे अंदर खामोशी और गहरी होती गई। मैं दिन भर कमरे में बंद रहती, न पढ़ाई में दिल लगता, न किसी से बात करने की हिम्मत होती। भाई और माँ बार बार पूछते, लेकिन मैं सिर्फ टाल देती। इसी दौरान मेरी तबीयत बिगड़ने लगी। शुरू में तो मैं समझी कि ये थकान है, लेकिन फिर बार बार चक्कर आने लगे। एक दिन मैं किचन में पानी लेने गई तो अचानक जमीन पर गिर पड़ी। माँ दौड़ती हुई आई, रिया क्या हुआ है? भाई भी घबरा गए। मैं उठने की कोशिश की और कहा, कुछ नहीं मम्मी, बस मेरा सर घूम गया था। लेकिन सच्चाई ये थी कि मेरा शरीर भी अब इस दुख को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था जो दिल के अंदर चल रहा था। रात को जब सब सो गए तो अकेले में बैठकर सोचती रही। मेरी आंखों से बहने वाले आंसू गवाही दे रहे थे कि मैं अंदर से बगावत कर चुकी हूँ, लेकिन जुबान से कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं थी। मेरी गिरती हुई तबीयत ने आखिर मुझे हार मानने पर मजबूर कर दिया। कई दिनों से मैं बहाने बना रही थी कि सब ठीक है, लेकिन अंदर से जानती थी कि ये सिर्फ खुद को धोखा देना है। आखिर से मैंने फैसला किया कि सच्चाई का सामना करना ही होगा। मैं घर वालों से झूठ बोली कि मुझे कॉलेज का एक जरूरी काम है और सीधा डॉक्टर के क्लिनिक पहुंच गई। उन्होंने कुछ टेस्ट करवाए और मुझे वेटिंग रूम में बिठा दिया। दीवार की घड़ी की सुइयां जैसे हर लम्हे बेचैन हो रही थी और मेरे दिल की धड़कन बढ़ी हुई थी। कुछ देर के बाद डॉक्टर ने मुझे अपने कैबिन में बुलाया। उसने रिपोर्ट खोली और कुछ देर खामोशी से देखता रहा। फिर उसने गंभीर लहजे में कहा, बेटा आप प्रेग्नेंट हैं। ये सुनते ही मेरा दम घुटने लगा। शब्द कानों से टकराकर कहीं खो गए। मैंने ऊंची आवाज में कहा, यह मुमकिन नहीं, आप गलती कर रहे हैं। डॉक्टर ने अफसोस भरी नजर से मेरी तरफ देखा और कहने लगे, रिपोर्ट से झूठ नहीं बोलती बेटा, तो अब आप अपना ख्याल रखना। मैं क्लिनिक से बाहर निकली तो दुनिया बदल चुकी थी। गाड़ियां वैसे ही चल रही थीं, लोग अपने कामों में व्यस्त थे, लेकिन मेरे लिए अब वक्त रुक गया था। एक ही बात बार बार दिल में गूंज रही थी, मैं प्रेग्नेंट हूँ। घर पहुंची तो खुद को कमरे में बंद कर लिया। मैंने शीशे में अपना चेहरा देखा। आंखें लाल थीं और होंठ कांप रहे थे। मैंने खुद से कहा, रिया तुम्हारी जिंदगी खत्म हो गई। अब भाइयों को मुंह दिखाने के तुम काबिल नहीं रही। रात को जब सब सो गए तो मैं छत पर जाकर खड़ी हो गई। आसमान पर बादल थे और हवा में नमी थी। मैंने आसमान की तरफ देखकर कहने लगी, हे भगवान, मैं जीना नहीं चाहती। ये सजा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे खत्म कर दो। दिल चाहता था कि ये सब कुछ खत्म हो जाए, लेकिन फिर माँ और भाइयों के चेहरे आंखों के सामने आने लगे। वो जो दिन रात मेहनत करके मेरे सपनों को सच्चाई बनाना चाहते थे, क्या मैं उसके लिए ये सब कुछ छोड़ दूं? कुछ दिन इसी तरह की मुश्किल में गुजरे। मैं कॉलेज जाना छोड़ चुकी थी और घर में हर वक्त चुपचाप रहने लगी थी। माँ बार बार मुझसे पूछती, बेटी क्या बात है, तुम इतनी खामोश क्यों हो? और मैं बस इतना कहती, कुछ नहीं मम्मी, थकान है। भाइयों ने भी पूछा, लेकिन मैं हमेशा बहाना बना देती। अंदर ही अंदर मेरा वजूद टूट रहा था। एक शाम मैंने फैसला किया कि मैं और नहीं सह सकती। मैं ये बोझ किसी के सामने नहीं ला सकती। मैंने छोटा सा बैग निकाला, उसमें कुछ कपड़े रखे और धीरे से कमरे का दरवाजा खोल लिया। माँ और भाई गहरी नींद में थे। मैंने उनके चेहरे देखे और दिल ही दिल में कहा, मुझे माफ कर देना। आंसू बेकाबू हो गए, लेकिन कदम पीछे नहीं हटे। अंधेरी गलियों से गुजरते हुए मैं शहर की तरफ निकल गई। दिल में एक ख्याल था कि मैं ये सब खत्म कर दूंगी। मैं बार बार खुद से कहती, ये बच्चा एक गुनाह है, अगर इसे खत्म कर दिया तो सब शायद आसान हो जाए। लेकिन ये बात कहना आसान था, करना बहुत मुश्किल, क्योंकि कहीं न कहीं उस बच्चे से मैं जुड़ी हुई थी और मेरे अंदर ममता का भाव उभरने लगा था। शहर पहुंचकर मैंने एक हॉस्टल किराए पर लिया। जितने पैसे मेरे पास थे उससे मैंने किराया चुका दिया, लेकिन अब अगली बार के लिए किराया चुकाने को मेरे पास कुछ भी नहीं था। इसीलिए मैंने फैसला किया कि मैं कोई ना कोई नौकरी करूंगी। इस शहर के एक प्राइवेट स्कूल में मैं इंटरव्यू देने गई और भगवान की कृपा से मुझे वहां पर नौकरी मिल गई। 3-4 महीने शुरू के सही से बीते, लेकिन फिर मेरा पेट बढ़ने लगा। जिस स्कूल के स्टाफ के बीच में भी मेरे लिए तरह तरह की बातें होने लगी। अब ये गुनाह, ये शर्मिंदगी
सबकी नज़रों में आने लगा था और इसीलिए मैंने एक दिन शर्म के मारे वो नौकरी छोड़ दी और बस अपने आप को हॉस्टल के कमरे में बंद कर लिया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अब मेरा आगे का खर्चा कैसे चलेगा। मैं इस हॉस्टल का किराया कैसे दूंगी? आखिर में ऐसा क्या करूं जिससे मेरे पास कुछ पैसे भी आएं और मेरा ये पाप भी किसी को नजर ना आए। लेकिन बहुत सोचने के बावजूद भी मुझे कोई भी ऐसा रास्ता नजर नहीं आया। हॉस्टल में भी लोग मुझे अजीब नजरों से देखते थे, लेकिन वहां ज्यादा किसी को किसी से मतलब नहीं था और मैं भी ज्यादातर अपने आप को कमरे में बंद ही रखती थी। दिन बीत रहे थे और मेरा 8वां महीना लग गया, लेकिन तब तक मेरे पास से सारे पैसे खत्म हो गए। हॉस्टल का मालिक किराया मांगने आया तो मैंने उसके सामने हाथ जोड़ दिए और भीख मांगी कि बस कुछ दिनों की मोहलत दे दीजिए, उसके बाद मैं आपका पूरा किराया चुका दूंगी। लेकिन उसने मुझ पर जरा सा भी रहम नहीं खाया और मुझे उठाकर सड़क पर फेंक दिया। मैं यहाँ वहाँ मारी मारी घूम रही थी, समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कहाँ जाऊं। 3 दिन हो गए लेकिन गले से एक निवाला भी नहीं उतरा था। फिर मैं शहर के एक सुनसान इलाके के पास एक बड़े से पेड़ जहाँ पर था उसके नीचे मैंने आश्रय लिया और वहीं पर बैठना शुरू कर दिया। भीड़ भाड़ वाले इलाके से मैं दूर चली आई क्योंकि वहां मुझे लोग बड़ी ही अजीब और गंदी नजरों से देखते थे और मुझे वो नजरें बर्दाश्त नहीं होती थीं। मैं हर दिन उस दिन को कोसती जब मैंने अमर से बात की, उस पर भरोसा किया। मेरे अंदर बदले की आग जल रही थी। एक तरफ कभी दिल चाहता कि मैं मर जाऊं, लेकिन दूसरी तरफ मेरा दिल चाहता कि मैं अमर का वो हाल करूं जो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा हो। लेकिन फिलहाल इस वक्त तो मैं खुद की हालत ही ठीक करने के काबिल नहीं थी। पेड़ के नीचे पड़े पड़े मेरे दिन और रात गुजर रहे थे। कभी कोई राहगीर मुझ पर रहम करता तो कुछ खाना दे देता, तो थोड़े बहुत पैसे मेरे सामने फेंक देता। ये देखकर मेरी आंखों में आंसू आ जाते। कहाँ तो एक वो दिन था जब मेरे भाई और मेरी माँ मेरे लिए सपना देखते थे कि मैं एक बहुत बड़ी ऑफिसर बनूंगी, और कहाँ आज मैं एक भिखारिन बन गई हूँ। ये सब मेरे कर्मों की सजा है। अब मेरा 9वां महीना शुरू हो चुका था। पेट में कई बार अजीब तरह के दर्द उठते, लेकिन वहां कोई नहीं था जो मेरे सर पर हाथ भी फेर दे। एक रात मैं पेड़ से टेक लगाकर आंख बंद किए बैठी थी कि तभी अचानक मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। मैंने जैसे ही आंखें खोली तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मेरे सामने 4 लड़के बैठे थे जो मुझे बहुत ही करीब से देखकर बड़ी बड़ी आंखें करके हंस रहे थे। उनकी आंखों को देखकर कोई भी समझ सकता था कि वो कितने भयंकर दरिंदे हैं। इससे पहले कि मैं कुछ भी कहती, उन्होंने मेरे मुंह पर कसकर हाथ रख दिया और मुझे बुरी तरह से घसीटने लगे। मैं चिल्लाना चाहती थी लेकिन वहां कोई नहीं था जो मुझे बचा सके। मैंने उनके हाथ भी जोड़ दिए और भीख मांगी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मेरे साथ कुछ भी ऐसा वैसा ना करना। लेकिन उन दरिंदों को मुझ पर रहम नहीं आया। मुझ में भी अब इतनी ताकत नहीं बची थी कि मैं उनसे और लड़ पाती। मैं लगातार भगवान से प्रार्थना करती रही कि आखिर मेरे बुरे कर्मों की सजा और कितनी दोगे? क्या आज आप मेरा सर्वनाश ही कर दोगे? मुझ पर ना सही तो कम से कम मेरे पेट में पल रही इस नन्ही सी जान पर तो रहम करो भगवान। जैसे ही उनमें से एक लड़के ने मेरी कुर्ती का बाजू पकड़कर खींचा, तभी अचानक पीछे से किसी ने उसे जोरदार लात मारी और वो लुढ़कता हुआ दूसरी तरफ जा गिरा। और जब मैंने सामने का नजारा देखा तो एक बार फिर मेरी हैरत की इंतहा नहीं रही, क्योंकि वो तो मेरे भाई थे। मेरे दोनों भाइयों ने उन लड़कों को मार मार कर वो हाल किया कि वो सपने में भी नहीं सोच सकते थे। उनकी हालत मरे हुए के समान हो गई थी। फिर उन्होंने पुलिस बुलाकर उन्हें पकड़वा दिया। पुलिस वालों ने मेरा बयान लिया। मैंने उन्हें सब कुछ साफ साफ बताया और फिर उन्होंने हमें भरोसा दिलाया कि वो इन आवारा लड़कों को सख्त से सख्त सजा दिलाएंगे। ये सब कुछ हो जाने के बाद मुझे ख्याल आया कि मैं तो एक पापिन हूँ जो अपने भाइयों से नजर मिलाने के भी काबिल नहीं बची। मेरे भाई मुझे अपने साथ घर ले जाना चाहते थे, लेकिन मैंने साफ मना कर दिया और उनके पैरों में गिरकर रोने लगी। वो मुझसे कहने लगे कि फिलहाल तुम घर चलो, ये हमारा आदेश है। मैं उनके साथ घर आ गई। मेरी हालत देखकर माँ के तो आंसू रुक ही नहीं रहे थे। न जाने कितने महीनों के बाद मैं नहाई और साफ सुथरे कपड़े पहनकर पेट भर खाना खाया। फिर उस दिन मैंने पहली बार अपना मुंह खोला और अपने घर वालों को सब कुछ सच सच बता दिया। मुझे लगा था कि वो मुझसे बहुत नाराज होंगे और चाहेंगे कि इससे अच्छा तो मैं मर जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
हालांकि माँ मुझसे बहुत नाराज होने लगी और रोने भी लगी, लेकिन मेरे भाइयों ने उन्हें समझाया और कहा कि उसने गलत इंसान पर भरोसा करने की कीमत चुकाई है। लेकिन तभी बड़े भैया मेरे पास आकर बैठे और मेरे सर पर हाथ फेरते हुए बोले, रिया, तुम तो हमारी काबिल बच्ची थी ना, फिर तुमने ऐसा कैसे किसी पर भरोसा कर लिया। ये सुनते ही मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े और मैं उनके गले लगकर रोने लगी। मैंने कहा कि मैंने बहुत बड़ी गलती की, जिसका अंजाम मैं भुगत रही हूँ और अब शायद पूरी जिंदगी भुगतूंगी। बड़े भैया बोले, लेकिन रिया, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अपने आप को एक ऐसे इंसान के लिए बर्बाद कर दिया है जिसने ना सिर्फ तुम्हारा भरोसा तोड़ा बल्कि तुम्हारी इज्जत भी मिट्टी में मिला दी। क्या तुम ऐसे इंसान की खातिर अपनी जिंदगी को यूं ही खराब होने दोगी? क्या तुम्हारे लिए वो इंसान ज्यादा मायने रखता है या तुम्हारे भाई और माँ? मैंने भाई की आंखों में हैरत से देखा और कहा, मैं भला अब क्या कर सकती हूँ? भैया ने कहा, एक औरत बहुत ताकतवर होती है, बस उसे अपने अंदर की शक्ति को पहचानना आना चाहिए। मैं मानता हूँ कि अब तक तुम कमजोर रही, लाचार रही, क्योंकि तुम अकेली थी, लेकिन अब तुम्हारे भाई तुम्हारे साथ हैं और तुम हमारी बहुत काबिल बहन हो। तुम्हें खुद को उस मुकाम पर पहुंचाना होगा जिसके सपने हम देखा करते थे। बस भाई की दी हुई हिम्मत ने मेरे अंदर एक नई ऊर्जा पैदा की और मैंने फैसला कर लिया कि मैं अपने सपनों को कुचलने नहीं दूंगी और एक बार फिर अपने भाई और अपनी माँ के लिए अपनी जिंदगी को एक नए मुकाम तक पहुंचाऊंगी। मेरी खातिर मेरे घर वालों ने हमारा वो घर छोड़ दिया और हम वापस शहर आ गए जहाँ हमें कोई नहीं जानता था। माँ ने मेरे लिए सबसे झूठ बोलकर कहा कि मैं एक विधवा हूँ और ससुराल वालों ने पति के मरते ही मुझे बेघर कर दिया है। इस एक बात ने सबकी नजरें बदल दी। हर किसी की नजर में मेरे लिए हमदर्दी हो गई। मेरे भाई छोटे मोटे काम करके गुजारा करने लगे। कुछ ही दिनों बाद मैंने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। शुरू में तो मेरा जी नहीं चाहता था कि मैं उस बच्चे का मुंह भी देखूं, लेकिन आखिर कब तक एक माँ अपने बच्चे से मुंह मोड़ सकती है। धीरे धीरे उसकी मासूमियत ने मुझे अपनी तरफ खींच लिया। दूसरी तरफ मैंने अपना ग्रेजुएशन पूरा किया और दिन रात एक करके सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू की, लेकिन मेरा पहला प्रयास असफल रहा, जिसने मुझे तोड़ा तो जरूर लेकिन खत्म नहीं होने दिया। मैंने दूसरा प्रयास अपनी 10 गुना ताकत के साथ किया और उसका नतीजा ये निकला कि मेरी मेहनत का फल मिला और मैं एसपी बन गई। धीरे धीरे कब कुछ साल बीत गए पता ही नहीं चला। मेरे दोनों भाई अब शादीशुदा हैं और मैं उन्हें अपना खुद का कारोबार शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया था, जो कि आज हर दिन एक नई ऊंचाई को छू रहा है। गरीबी के वो दिन अब सिर्फ अतीत का हिस्सा हैं। आज ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमारे पास ना हो। पैसा है, खुशियां हैं, लेकिन मैं खुद को आज भी अंदर से कहीं खाली महसूस करती हूँ। मेरे अंदर बदले की आग हमेशा जलती रहती है। मेरा बेटा अब 8 साल का हो गया है, जो मुझसे बहुत प्यार करता है। बेटे के स्कूल में एनुअल फंक्शन डे था। उसने मुझसे बहुत रिक्वेस्ट की थी कि इस बार उसने पार्टिसिपेट किया है और मुझे वक्त निकालकर उसका डांस देखना जरूर आना है, और इसीलिए मैं उसका परफॉर्मेंस देखने के लिए हॉल में बैठी थी। जैसे ही उसका डांस शुरू हुआ, थोड़ी ही देर में अचानक मेरा फोन वाइब्रेट हुआ। मैंने देखा कि मेरे एक खास आदमी का नंबर था, इसलिए मैं तुरंत ही हॉल से बाहर निकली और जैसे ही उसने मुझे फोन पर जो बात कही, मैं समझ गई कि अब ये मेरे लिए इमरजेंसी है। मैंने तुरंत ही हॉल का गेट खोलकर एक नज़र अपने बेटे पर डाली, जो कि पूरे जोश के साथ अपना बेहतर परफॉर्मेंस दे रहा था। मन ही मन उसे देखते हुए मैंने सॉरी बोला, क्योंकि अपनी ड्यूटी की वजह से मैं अक्सर उसे वो वक्त नहीं दे पाती थी जो एक माँ को अपने बेटे को देना चाहिए। मैं तुरंत ही वहां से गाड़ी में बैठकर निकली और थाने पहुंची। जैसे ही मैं थाने के बाहर कदम रखा, सामने का नजारा देखकर मेरे होश उड़ गए। उन 3 औरतों को कंबल में छुपाकर कहीं लेकर जाया जा रहा था। मैं तुरंत जोर से चिल्लाई। मुझे सामने देखकर इंस्पेक्टर के पसीने छूट गए और उसकी आवाज कांपने लगी। वो कहने लगा कि मैडम, आप यहाँ कैसे? मैंने कहा, ये क्या हो रहा है? और फिर वो तरह तरह के बहाने बनाने लगा। मैंने उससे कहा कि इन तीनों लेडीज को अंदर लेकर आओ। जैसे ही उन तीनों औरतों को मेरे सामने बिठाकर उन पर पड़ा हुआ कंबल हटाया गया, तो एक बार के लिए मैं भी कांप गई। उनकी इतनी बुरी हालत थी जो बिल्कुल देखी ही नहीं जा रही थी। बाल बिखरे हुए, जगह जगह से चमड़ी उधड़ी हुई। ऐसा लग रहा था कि जैसे सिगरेट से जलाकर उन्हें प्रताड़ना दी गई हो। हाथ और पैरों पर भी किसी भारी जंजीर की रगड़ के इतने गहरे घाव थे कि अभी भी उनसे खून सा निकल रहा था।
आंखों के नीचे गहरे खड्डे और होंठ पूरी तरह से सूखे हुए। मैंने उनसे पूछा कि तुम तीनों की ये हालत कैसे हुई? इंस्पेक्टर ने जैसे ही देखा कि वो औरतें अपना बयान देने वाली हैं, तभी वो अपने हाथों को मलने लगा। उन औरतों ने भी एक नज़र उस इंस्पेक्टर की तरफ देखा। मैंने तुरंत उनसे कहा, डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं इस जिले की एसपी हूँ। जो भी बात है आप बिना किसी डर के मुझे साफ साफ बताइए और मैं भरोसा दिलाती हूँ कि आपको इंसाफ मिलेगा। इसके बाद उन औरतों ने बोलना शुरू किया कि किस तरह से इस शहर के बिजनेसमैन के बिगड़ैल बेटे ने उनसे एक एक करके शादी की और जब बच्चा पैदा नहीं हुआ तो उन्हें मेंटली टॉर्चर करना शुरू किया। मैंने कहा कि लेकिन तो आप सबको उसको तलाक भी तो दे सकती थी ना। वो औरतें कहने लगीं, नहीं, वो हमें तलाक नहीं दे सकता था क्योंकि हमें उसकी सच्चाई पता चल गई थी। अगर वो हमें तलाक दे देता तो उसे डर था कि हम दुनिया को इसकी हकीकत बता देंगे। मैंने पूछा कि आखिर कैसी सच्चाई? वो कहने लगी कि दरअसल कमी हम में से किसी में भी नहीं थी, कमी तो उसमें आ गई थी और बस यही सच्चाई जब भी हम में से किसी एक को पता चलती गई तो वो हमें एक एक कर तहखाने के अंदर कैद करता रहा और तब जाकर हमें पता चलता था कि वो तो पहले भी शादी कर चुका है। और इसके बाद शुरू होता था हमारे दर्द झेलने का सफर। वो अपना सारा गुस्सा हम लोगों पर ही निकाल देता था। डॉक्टर ने उसे साफ कह दिया था कि अतीत में उसने बहुत सारी ऐसी गलतियां की हैं जिसकी वजह से उसके अंदर ये कमी आ गई है जो अब कभी ठीक नहीं हो सकती। लेकिन वो अपने घमंड में इतना चूर था कि अपनी गलती मानने को तैयार ही नहीं था। हमेशा वो बच्चा ना होने का कलंक हमारे माथे पर ही लगाता रहता था। ये कहते हुए वो बेचारी रोने लगी। मैंने उनसे कहा कि क्या तुम्हारे पास अपने पति की कोई तस्वीर है? उनमें से एक औरत ने कहा, उसकी तस्वीर इंस्पेक्टर साहब के पास होगी। मैंने हैरत से इंस्पेक्टर की तरफ देखा तो वो थोड़ा सा सकपका गया। वो औरतें कहने लगी, ये तो उसे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और कई बार उसकी पार्टीज में भी जा चुके हैं। मैंने इंस्पेक्टर से कहा कि मुझे अभी और इसी वक्त उस आदमी की तस्वीर दिखाओ और जैसे ही उस इंस्पेक्टर ने मुझे तस्वीर दिखाई मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। दरअसल वो कोई और नहीं बल्कि अमर ही था। अब मैं सब समझ गई कि आखिर ये सब क्यों और किस लिए था। मैं तुरंत उठ खड़ी हुई ताकि उस दरिंदे को गिरफ्तार कर सकूं। उसने ना सिर्फ मेरी बल्कि न जाने कितनों की जिंदगियां इसी तरह से बर्बाद की हैं और आज वो वक्त आ गया है जब मेरा बदला भी पूरा होगा और उसे उसके किए की सजा मिलेगी। इंस्पेक्टर ने माफी मांगते हुए मुझे समझाने की कोशिश की कि वो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन का बेटा है, उनकी कई बड़े बड़े पॉलिटिशियंस से भी पहचान है। लेकिन मैंने इंस्पेक्टर से कहा कि कानून की नज़र में सब बराबर होते हैं और अगर तुम मुझे अच्छी तरह से जानते हो तो तुम्हें पता है कि कितना भी ताकतवर इंसान क्यों ना हो, मैंने उससे उसको किए की सजा हर हाल में देकर ही रही हूँ। ये सुनते ही इंस्पेक्टर का मुंह बंद हो गया। हम तुरंत ही अमर के बंगले पर पहुंचे और जैसे ही उसने मुझे सामने देखा उसके तो पैरों तले जमीन निकल गई। वो कहने लगा, तुम इस शहर की एसपी हो, लेकिन ये कैसे हो गया? तुम तो एक लाचार सी अबला औरत थी। मैंने उसका हाथ कसकर पकड़ा और हथकड़ी डालते हुए कहा, अगर एक औरत लाचार हो सकती है तो उससे बड़ा ताकतवर भी कोई नहीं है, अगर वो ठान ले तो। अमर चिल्लाने लगा, तुम मुझे किस जुर्म में गिरफ्तार कर रही हो? तभी मैंने उसे उन तीनों औरतों को दिखाया तो उसने घबरा कर अपने गार्ड की तरफ देखा और कहने लगा कि ये तीनों यहाँ से बाहर कैसे निकली और हमें अभी तक कानों कान खबर भी नहीं हुई। मैंने अमर से कहा कि अब तुम्हारे पापों का घड़ा भर चुका है और अब वो वक्त है जब तुम्हें तुम्हारे किए हुए बुरे कर्मों की सजा मिलेगी। पहले तो वो अपनी हेकड़ी दिखाता रहा। उसके बाप ने तुरंत ही खड़े खड़े 2-4 पॉलिटिशियन से भी बात की, लेकिन सबने मेरा नाम सुनते ही हाथ खड़े कर दिए। इसकी वजह ये नहीं थी कि इतने बड़े राजनेता मुझे रोक नहीं सकते थे। दरअसल इसकी वजह ये थी कि मैंने उन लोगों के खिलाफ कुछ ऐसे सबूत इकट्ठे कर रखे थे जो अगर वो मेरे रास्ते में रुकावट डालते तो मैं उनकी भी जिंदगियां उन सबूतों को दुनिया के सामने लाकर बर्बाद कर देती। और इसीलिए वो लोग मेरे किसी भी काम को रोकते नहीं थे। जब अमर ने देखा कि उसका कोई भी तरीका काम नहीं कर रहा तो वो अचानक मेरे पैरों में गिरकर माफी मांगने लगा और कहने लगा कि मैंने तुम्हारे साथ भी बहुत गलत किया है, लेकिन तुम समझने की कोशिश करो, ये सब मैंने मजबूरी में किया। मैं बे औलाद नहीं मरना चाहता था, सिर्फ औलाद के मोह ने ही मुझसे ये सारे पाप करवाए हैं। लेकिन मैंने उसकी एक भी नहीं सुनी और फिर एफआईआर दर्ज होने के बाद फिलहाल मैं उसे कस्टडी में लेकर जेल में आकर बंद कर दिया।
अगले दिन कोर्ट में मुझे उसे पेशी भी करवानी थी। मैं अभी उसकी सारी फाइलों का एक और बार जायजा ले रही थी कि तभी अचानक सामने से मेरा बेटा भागता हुआ आया, थाने में दाखिल हुआ और कहने लगा, मम्मी देखो मुझे फर्स्ट प्राइज मिला है, लेकिन मैं आपसे नाराज हूँ। आपने मेरी पूरी परफॉर्मेंस भी नहीं देखी और आप यहाँ आ गई। मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ गए और मैंने उसे तुरंत गले से लगा लिया और कान पकड़ते हुए धीरे से कहा, सॉरी बेटा, लेकिन आप तो जानते हैं ना, ड्यूटी इज माय फर्स्ट प्रायोरिटी। जैसे ही उसने ये सुना, प्यार से अपनी मासूम आंखों को झपकाते हुए वो ओके बोला और फिर मुझे गले से लगा लिया। तभी अमर हमारे बीच में बोला, ये मेरा बेटा है ना? ये सुनते ही मेरे तो होश उड़ गए। मेरा बेटा भी उसे हैरत से देखने लगा। मैंने अमर से कहा कि नहीं, यह सिर्फ मेरा बेटा है। अमर तो न जाने क्यों उसे देखते ही पागल सा हो गया। कहने लगा, इसका मतलब मैं बे औलाद नहीं हूँ। और अचानक से हाथ जोड़कर घुटनों के बल बैठकर माफी मांगने लगा। कहने लगा, मैंने तुम्हारे साथ जो किया मैं मानता हूँ कि बहुत गलत था। मैं एक पापी हूँ, लेकिन मुझे माफ कर दो, पर मुझे मेरी औलाद से अलग मत करो। तुम्हें नहीं पता मैं कितने सालों से बच्चे के लिए तरस रहा हूँ। रिया, मैं पूरी दुनिया के सामने तुमसे माफी मांगूंगा, तुम्हारे पैरों में गिर जाऊंगा, मैं तुम्हें अपनाऊंगा। मैंने हंसकर कहा, तुम मुझे अपनाओगे? तुम्हारी औकात क्या है? अमर, तुम्हारा खेल अब खत्म हो चुका है, पर हाँ, मेरे बेटे की तरफ कभी आंख उठाकर भी नहीं देखना, वरना मैं तुम्हारी जान ही ले लूंगी। तुम्हारे जैसा पापी कभी किसी से कोई रिश्ता नहीं निभा सकता। अमर लगातार अपना सिर पटक पटक कर मुझसे माफी मांगता रहा, लेकिन मैंने अपने बेटे का हाथ पकड़ा और चुपचाप वहां से बाहर निकल आई। मेरे बेटे ने मुझसे पूछा कि ये अंकल कौन थे। मैंने उसे बहलाते हुए कहा कि वो एक पागल है, इसीलिए कुछ भी बोलता है। मेरे मासूम बच्चे ने मुझ पर विश्वास कर लिया। कुछ ही दिनों में कानूनी कार्रवाई हुई। अदालत के सामने हमने सारे सबूत और गवाहों को पेश किया और फिर अमर को उसके किए की सजा मिल गई और उसे जेल भेज दिया गया। और बस उस दिन के बाद से मेरे अंदर वो जो खालीपन था वो भर गया। इतना सब कुछ पा लेने के बाद भी जो सुकून मुझे अब तक महसूस नहीं होता था, उसे मैंने पहली बार महसूस किया। मैंने अपनी इस गलती को दुनिया से छुपाने की कोशिश नहीं की, बल्कि जब मुझे एक ऐसी संस्था में लड़कियों को गाइडेंस देने के लिए बुलाया गया जहां पर जवान बच्चियां पढ़ती थीं, तो मैंने उन्हें अपनी कहानी से सबक सिखाने को कहा कि हमें कभी भी किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि प्यार करना गलत है, लेकिन अगर वो प्यार पूरी दुनिया के सामने आपको अपनाने से पहले आपसे कोई बलिदान मांगने लगे, तो बस समझ जाइए कि ये प्यार नहीं, सिर्फ धोखा है। और साथ ही इस समाज की सच्चाई ये है कि अगर आप एक अच्छे मुकाम पर पहुंच जाते हैं, तो आपकी की हुई गलतियां लोगों के लिए गलतियां नहीं, सबक बन जाती हैं। लेकिन अगर आपने कोई मुकाम हासिल नहीं किया, तो आपकी गलतियां लोगों के लिए गलतियां ही रहती हैं। इसीलिए मैं लड़कियों से यही कहूंगी कि कुछ ना कुछ बेहतरीन जरूर बनिए और अपने माँ बाप का नाम रोशन करिए। दोस्तों, आपको इस कहानी को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।